हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एंड पॉइंट। सो स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो में हमने इन्वेस्टिगेशन और अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग में हमने डिफरेंस पढ़े थे, हमने उन्हें समझा था। सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर यू ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज ऑफ ऑडिट, मीन्स अंकेक्षण के उद्देश्य तथा लाभ। ओके, सो दिस इज elements of auditing, BCom second year, IGNOU, ECU 12. So this is first chapter, elements of auditing. Okay guys, अंकेक्षण के उद्देश्यों को दो भागों में विभक्त किया जाता है। अंकेक्षण के जो उद्देश्य होते हैं उनको दो भागों में क्या बांट दिया जाता है। सो फर्स्ट पॉइंट है इसका मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव। अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य संस्था में रखे गए खातों की सत्यता तथा नियमानुकूलता की जांच करना है। जो अंकेक्षण का जो मेन जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, संस्था के अंदर जो बनाए गए जो खाते होते हैं उनकी सत्यता, उनका जो सही डिसीज़न है और उनको जो नियम है उनके की जांच करना होता है। ठीक है, सत्यता और नियमानुकूलता की जांच करना है, क्योंकि संस्था के स्वामियों को इनके ऊपर ही संदेह होता है। अंकेक्षण द्वारा इस बात की जांच की जाती है कि एक निश्चित अवधि के भीतर बनाया गया लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा उस समय विशेष का स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत करता है अथवा नहीं, और ये दिए गए निर्देशों के अनुकूल है अथवा नहीं। सो मेन ऑब्जेक्टिव में क्या है कि अंकेक्षण का जो मेन जो कार्य होता है वो क्या होता है, खातों की सत्यता, खातों को सही से जांचना होता है और वो नियम से बनाए गए हैं या नहीं उनकी जांच करना होता है, क्योंकि संस्था के स्वामियों को और जो संस्था के जो ऑनर होते हैं उनको इनके ऊपर ही क्या होता है, शक होता है। ओके, अंकेक्षण द्वारा इस बात की जांच और अंकेक्षण के द्वारा इस बात की जांच की जाती है कि निश्चित अवधि के भीतर बनाया गया जो एक टाइम पीरियड है उसके अंदर ही बनाया गया जो लाभ हानि खाता होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है तथा आर्थिक चिट्ठा तो जो बैलेंस शीट होती है उस समय विशेष का स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत करता है या नहीं। मतलब जो ड्यूरिंग टाइम होता है, जो टाइम पीरियड होता है उस समय का जो लाभ हानि खाता, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है उस समय का बनाया गया है या नहीं, और ये दिए गए निर्देशों के अनुकूल है अथवा नहीं, और ये जो दिए गए जो निर्देश होते हैं उनके ऊपर उनके अनुसार बनाया गया है या नहीं। ओके, सो ये होता है अंकेक्षण का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, ये वही होता है। और सेकंड क्या है, गौण उद्देश्य, सब्सिडायरी ऑब्जेक्टिव्स। अंकेक्षण के गौण उद्देश्य हैं त्रुटियों का पता लगाना तथा उन्हें दूर करना। त्रुटियों मतलब कि जो दोष होते हैं उनका पता लगाना और उन्हें दूर करना। पहले पता लगाना फिर उन्हें दूर करना, और छल कपट का पता लगाना और उन्हें दूर करना। सो फर्स्ट है त्रुटियों का पता लगाना तथा उन्हें दूर करना। ओके, ये त्रुटियां कई प्रकार की होती हैं। लीपकीय त्रुटियां 3 प्रकार की होती हैं। लेखिकीय अशुद्धियाँ। ओके, फर्स्ट है लेखिकीय अशुद्धियाँ। जो लीपकीय त्रुटियां होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट, लेखिकीय अशुद्धियाँ। इस प्रकार की अशुद्धियाँ त्रुटियाँ व्यावसायिक लेन देन की प्रविष्टियों में भूल के कारण होती हैं। यदि कोई प्रविष्टि सामान्य तौर पर जनरल खाते में करनी है और इसकी खतौनी कर दी गई है तो ऐसी अशुद्धि लेखिकीय अशुद्धि होगी। इस प्रकार की अशुद्धि के उदाहरण हैं गलत प्रविष्टि करना, गलत खतौनी करना या किसी प्रविष्टि को गलत खाते में डाल देना, जोड़ में गलती करना, शेष निकालने की त्रुटि या तलपट में अधिकेश का स्थानांतरण करने की अशुद्धि आदि। सो लेखिकीय अशुद्धि मतलब कि जो भी लाभ हानि खाता जो लिखा जाता है, ओके, उसमें अशुद्धियाँ करना, उसमें मतलब उसको पहले उसकी अशुद्धि को पता लगाना फिर क्या कहते हैं उसको दूर करना। सो फर्स्ट इसमें यही बोला गया है कि जो व्यावसायिक जो लेन देन होते हैं, जो व्यापार के जो एक व्यवसायी होता है उस और एक व्यापार के अंदर जो लेन देन होते हैं, सेल्स एंड परचेस जो होते हैं, उनकी जो प्रविष्टियाँ होती हैं, जो जर्नल एंट्री होती है वो भूल के कारण होती हैं। यदि कोई प्रविष्टि सामान्य तौर पर जनरल खाते में करनी है, यदि कोई भी प्रविष्टि हो गई, कोई भी जो एंट्री हो गई वो सामान्य नॉर्मल तौर पर जनरल खाते में करनी है और उसकी खतौनी कर दी है,
कोई भी एंट्री है जो जनरल एंट्री में करनी है, जो जनरल में करनी है, और उसकी जो क्या होते हैं नहीं की गई, वो काट दिया गया है, तो ऐसी अशुद्धि लेखी की अशुद्धि होगी। जो ऐसी अशुद्धि को क्या हम कहेंगे, लेखी की भूल के कारण, लिखने के कारण हुई है ये अशुद्धि। इस प्रकार की अशुद्धियों के उदाहरण हैं गलत प्रविष्टि करना, गलत खतौनी करना। ओके, सो सेकंड है भूल की अशुद्धियाँ। ओके, जब कोई लेन देन प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लिखने से पूरी तरह छूट जाता है। भूल की अशुद्धि में क्या होता है, जब कोई लेन देन होता है और वो प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लिखने से पूरी तरह छूट जाता है, और जो प्रारंभिक जो स्टार्टिंग की जो लेखा पुस्तकें होती हैं उन पर लिखा ही नहीं जाता, मतलब कि छूट जाता है, तो उसे छूटने की अशुद्धि कहा जाता है। व्यापारी यदि किसी लेखी को प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लिखना ही भूल जाता है, यदि कोई भी व्यापारी लेन देन को मतलब कि किसी लेखा पुस्तकों में लिखना ही भूल जाता है, तो उसे खतौनी पोस्टिंग होने से रह जाती है, और उसकी क्या होता है मतलब पोस्ट होने से रह जाता है, वो लिखने से रह जाता है। ओके, सो इस प्रकार की अशुद्धि तलपट पर निष्प्रभावी होती है, क्योंकि इसका लेखा पुस्तकों में कहीं भी नहीं किया जाता, कि इसका लेखा पुस्तकों में कहीं भी नहीं किया जाता। जो बैलेंस शीट बनाई जाती है उस पर ये निष्प्रभाव डालती है, क्योंकि जो इसका लेखा है जो पुस्तकों में कहीं भी नहीं किया जाता, क्योंकि इसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता। तलपट के दोनों पक्षों का योग करने पर भी यह अशुद्धि यथावत रहती है, और जो बैलेंस शीट के जो दोनों तरफ का जो योग निकलता है, जो दोनों तरफ का जो जमा करने पर मतलब प्लस करने पर दोनों क्रम का जो योग निकलता है, उसकी अशुद्धि है यथावत रहती है, बराबर रहता है, इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माना हमने अनुपम से 500 रुपये का माल खरीदकर इसकी लेखा पुस्तकों में कहीं प्रविष्टि नहीं की, इससे तलपट दोनों पक्षों का योग तो मिल जाएगा, किंतु खातों के 500 रुपये की अशुद्धि यथावत रहेगी। सो आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड इट। सो हमारा इसका ये क्या है, हमारा सेकंड पॉइंट है। अब हम इसका क्षतिपूर्वक अशुद्धियाँ। ओके, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, आकेक्षण के उद्देश्य तथा लाभ, गौड़ उद्देश्य और लिपि की त्रुटियाँ, लेखी की प्रविष्टियाँ और भूल की अशुद्धियाँ। अब हम पढ़ेंगे क्षतिपूर्वक अशुद्धियाँ। 1 मिनट। खाते की क्षतिपूर्ति की अशुद्धि को दूसरे खाते की अशुद्धि के द्वारा ठीक किया जाता है। जो खाते की जो क्षति की जो अशुद्धि होती है उसे दूसरे अशुद्धि खाते द्वारा ठीक किया जाता है। ओके, तो इस प्रकार की अशुद्धि क्षतिपूर्वक अशुद्धि कहलाती है। तलपट ट्रायल बैलेंस पर इस प्रकार की अशुद्धियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माना कि अभिषेक के खाते में 500 की बजाय 50 डेबिट कर दिए जाते हैं तथा अरुण के खाते में 50 डेबिट करने के स्थान पर 500 रुपये डेबिट कर दिए गए। हालांकि इन दोनों के खाते में रह गई है, किंतु इससे तलपट का मिलान निष्प्रभावी रहेगा। सो गाइस 1 मिनट, मैं आपको इसको समझाती हूँ। सो गाइस देखिए, एक खाते की क्षति की अशुद्धि को दूसरे खाते की अशुद्धि के द्वारा ठीक किया जाता है। मतलब एक खाते में जो भी गलती हो जाती है उसको दूसरी अशुद्धि के द्वारा ठीक किया जा सकता है। मतलब कि अगर देखो, तो इस प्रकार की अशुद्धि क्षतिपूर्वक अशुद्धि, जो इस प्रकार की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो क्षतिपूर्वक अशुद्धियाँ कहलाती हैं। और जो ट्रायल बैलेंस होता है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माना कि अभिषेक है उसके खाते में 500 की बजाय 50 रुपये डेबिट कर दिए गए हैं तथा अरुण के खाते में 50 डेबिट करने के स्थान पर 500 डेबिट कर दिए गए हैं। हालांकि इन दोनों के खातों में त्रुटि की गई है, रह गई है, मतलब कि किंतु इससे तलपट का मिलान निष्प्रभावी ही रहेगा। मतलब कि नेम चेंज हुए हैं पर बंदों जो दोनों वो हैं, जो दोनों बंदे हैं उन दोनों क्या कहते हैं, अमाउंट एक्सचेंज हो गया है, बट इससे उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे बैलेंस शीट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ट्रायल बैलेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे क्षतिपूर्वक अशुद्धियाँ कहते हैं। सो अब हमारा थर्ड है सिद्धांत की त्रुटियाँ, इरर्स ऑफ प्रिंसिपल। सो इस प्रकार की त्रुटियां लेखा प्रणाली के नियमों का भली प्रकार अनुपालन न करने के कारण होती हैं। तो इस प्रकार की अशुद्धियाँ कैसे होती हैं,
त्रुटियां लेखा प्रणाली के नियमों का, जो लेखा प्रणाली होती है, जो अकाउंटेंसी के अंदर जो लिखने का जो कार्य होता है, उनके नियमों का भली प्रकार जो अनुपालन ना करने के कारण होती है। पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि पूंजीगत व्यय को लाभगत व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया जाता है। उदाहरण स्वरूप संयंत्र की मरम्मत ₹2500 व्यय किए गए हैं, जिससे मरम्मत खाता रिपेयर्स अकाउंट ना लिखकर भवन खाते में लिख दिया गया है। इसी प्रकार कारखाने के मालिक ने 500 किराया भुगतान किया है, उसे किराया खाता रेंट अकाउंट ना लिखकर उसे व्यक्तिगत खाते में डेबिट कर दिया गया है। ओके, सो छल कदम का पता लगाना तथा इससे सुरक्षा। किसी भी अन्य व्यक्ति को जानबूझकर छल करने के उद्देश्य से की जाने वाली त्रुटियों को छल कदम कहते हैं। ओके, किसी अन्य व्यक्ति को जो कोई भी व्यक्ति होता है वो जानबूझकर कोई गलती करता है, उसके उद्देश्य को जो त्रुटियां होती हैं उसको छल कदम कहते हैं। धन का गबन। ओके, प्राप्त की गई रोकड़ को लेखा पुस्तकों में दर्ज न करके अथवा प्राप्त की गई रकम से कम दिखाकर उसे छिपा लिया जाता है। जो धन का गबन होता है, मतलब जो कैश को छिपा लिया जाता है। प्राप्त की गई रोकड़ को लेखा पुस्तकों में दर्ज ना करके, लेखा पुस्तकों में दिखाया नहीं जाता, पर प्राप्त की गई रकम को, मतलब जो हमें पैसा मिला है उससे कम दिखाकर, उसको जितना मिला है उससे कम दिखाकर उसे छिपा लिया जाता है। विक्रय से प्राप्त राशि का छिपाव करना, ग्राहक के खातों में दी गई छूट, वापसी व अप्राप्य ऋण आदि की वास्तविक प्रविष्टि ना करके शेष राशि को छिपा जाना, वास्तविक क्रय ना लिखना, पारिश्रमिक को गलत प्रविष्टि तथा शेष रकम का गबन आदि धन के गबन के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि कोई किसी सामान पे कोई छूट है उसको छिपा लेना, उसको नहीं देना, कोई डिस्काउंट है उसको भी नहीं बताना, तो इस प्रकार की त्रुटियों को हम धन का गबन कहते हैं। ओके, अब है इसका माल का दुरुपयोग। वह माल जो छोटा तथा कीमती होता है, कोई भी जो सामान होता है वो छोटा या कीमती होता है, उसे गबन होने की अधिक संभावना होती है। उदाहरण माल की चोरी करना अथवा इसकी दुरुपयोग करना। ओके, हिसाब किताब में गड़बड़ी। संस्था के प्रबंधकों, संचालकों अथवा अन्य उत्तरदायी व्यक्तियों के द्वारा लेखांकन में गड़बड़ी की जाती है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। झूठी प्रविष्टि करना, किसी वास्तविक प्रविष्टि में हेराफेरी, कृत्रिम झूठे व्यय प्रदर्शित करना। मतलब जो संस्था के जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजर होते हैं, जो मैनेजमेंट होते हैं, जो मैनेजर जो मैनेज करते हैं सब कुछ, और जो उनके अन्य उत्तरदायी होते हैं, उन व्यक्तियों की तरह लेखाकरण में गड़बड़ी हो जाती है। बहुत से लोग करते हैं ऐसा। इसके निम्नलिखित कारण है। झूठी प्रविष्टि करना, मतलब झूठा लिख देना, उसके अंदर झूठी एंट्री करना, किसी वास्तविक प्रविष्टि में हेराफेरी, और कोई रियल का कुछ है प्रविष्टि जो एंट्री की गई उसमें गड़बड़ी कर देते हैं, और झूठे व्यय प्रदर्शित करना, झूठे खर्चे दिखा देते हैं लेखांकन में। झूठ का प्रदर्शन, विंडो ड्रेसिंग। इस प्रकार के व्यवहार में संस्था के स्वामियों के द्वारा छद्म प्रदर्शन का आश्रय लिया जाता है। जो इस प्रकार के जो व्यवहार होते हैं इसमें संस्था के स्वामियों के द्वारा छद्म प्रदर्शन का आश्रय लिया जाता है। जैसे दोबारा ऋण लेना, अंशधारकों को आकर्षित करना, अंशधारकों को विश्वास दिलाना। ओके, झूठा प्रदर्शन किया जाता है, ये झूठा दिखावा किया जाता है लोगों के साथ। ओके, जो संस्था के स्वामी होते हैं उनके द्वारा। ओके, और गुप्त संचय, सीक्रेट रिजर्व। गुप्त रूप से धन का संचय करना उस समय जब संस्था को लाभ ना हो अथवा कम लाभ होने की दशा में इसका ज्ञान प्राय अंशधारियों को नहीं होता। गुप्त संचय निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। कर भुगतान से बचाव करना, प्रतिद्वंदियों से अपनी वास्तविक स्थिति को छिपाना, बाजार में अंशों के भाव गिराने के लिए। ओके स्टूडेंट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। टेक केयर, डू ऑलवेज डू स्टडी एंड बाय, टेक केयर। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके एडवांटेज, इसके लाभ बताऊंगी। सो कीप ऑन वॉचिंग। बाय, टेक केयर।